गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी। हाय गुरजीत भाई। हाय गुरजीत भाई। हाय गोपाल भाई। हाय हाय एवरीवन। ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद, आप सभी के सहयोग और स्पॉन्सर के मार्गदर्शन, फैमिली की भरसक सपोर्ट और इन 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम की वजह से आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। कोई इच्छा भी नहीं हो रही। एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि मुझे सेवा का मौका मिला। दोस्तों, जैसे गोपाल भाई ने बताया कि मेरा होम ग्रुप है, मेरा फिजिकल होम ग्रुप है दिशा ग्रुप चंडीगढ़, और मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप है पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया। मैंने स्पॉन्सर लिए हुए हैं जिनके साथ मैंने अ, ये जो 12 कदमों का ये बहुत ही मिराकुलस प्रोग्राम है, ये मैंने किया, जिया और जी रहा हूँ, और आज एक बेहतर जिंदगी जी पा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा मेरा आज का जो टॉपिक है, 12 स्टेप्स ऑफ ए फॉर मी, पर मैं अपने विषय पे आने से पहले ये मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आई शुड नॉट शट द डोर्स ऑन माय पास्ट। मुझे उसके बारे में, मुझे अपनी जो मेरा बीता हुआ कल है उसके बारे में पछतावा भी नहीं करना, लेकिन उसके लिए दरवाजे भी बंद नहीं करने। तो मेरे लिए ये एक जरूरी चीज है कि अपने आप को रिमाइंड करना कि मैं क्या था और फिर क्या हुआ और आज मैं कैसा हूँ। तो मैं कुछ देर पहले जाना चाहता हूँ। तो मेरा जो शराबी जीवन था वो करीबन 1995-96 से स्टार्ट हुआ, और मैं बहुत ही एक आराम से पीने वाला व्यक्ति था, जिसने शुरुआत भी बियर में कोल्ड ड्रिंक मिला के शुरुआत की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग। एंड मुझे नहीं पता था कि ये एक जेनेटिक मेरे अंदर कुछ इलनेस डेवलप हो सकती है, क्योंकि मेरे पिताजी एक क्रोनिक अल्कोहलिक थे, और हमारे घर अक्सर शराब को लेके काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और मैं, मेरी माताजी, हम लोग उनकी शराब की बोतल कभी कहीं छुपाते थे, कभी उसको शराब निकाल के पानी मिला देते थे, और मैं देखता होता था घर में झगड़े होते होते थे। और एक तरह से मुझे बहुत नफ़रत थी शराब से। और लेकिन वो जवानी का जोश, तो मैं ट्राई करना चाहता था कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, ये होती क्या है? और फिर पता नहीं, शायद मेरे अंदर एक और चीज़ थी कि मेरे पिताजी नशा करने के लिए पीते हैं, मैं तो एन्जॉय करने के लिए पीता हूँ। ही डज़न्ट नो हाउ टू ड्रिंक, बट आई नो हाउ टू ड्रिंक। और मेरा कुछ-कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन मेरे घर के हालात कुछ ऐसे चलते रहे कि मेरे पिताजी जो काफ़ी देर के शराब की इस समस्या से पीड़ित थे, और मैं उनको कई बार, बहुत बार लड़ाई भी करता था, बहुत बार समझाने की भी कोशिश करता था, मेरे माताजी भी उनको समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन कभी भी कुछ फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था, हालात बद से बदतर होते थे। मैं देखता था वो गिरते हुए घर पे आते थे, और घर आके कई बार उनके एक्सीडेंट्स भी हुए और ये सब कुछ भी हुआ। और एक समय आया 1997 में कि जब वो लीवर सिरोसिस से ग्रस्त हो गए, और जुलाई 1997 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई बिकॉज़ ऑफ दिस लीवर सिरोसिस। और मैंने वो सब घटनाक्रम देखा था, कैसे ही लॉस्ट केप्ट ऑन लूजिंग हिज ऑर्गन्स। कभी कोई ऑर्गन खराब हो रहा है, कैसे वो खून की उल्टियाँ आ रही हैं, ये सारा कुछ, यानी ये भयावह सिचुएशन सब मैंने देखी हुई थी। और ये मुझे ये भी पता था कि ये शराब के कारण हुआ, बिकॉज़ अदरवाइज़ मेरे माय फादर वाज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बैंकर, और बाकी हर चीज़ में वो बहुत निपुण थे, बहुत गुणों वाले थे। बट ये सब कुछ शराब के सामने नहीं चल पा रहा था। तो दैट टाइम आई वाज़ जस्ट अ टीनेजर, तो मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद तो जैसे मेरे लिए एक पैसे का खज़ाना ही खुल गया, और उनके जो रिटायरमेंट के पैसे आए वो मदर के नाम आए, तो वो शी वाज़ अ सॉफ्ट टारगेट फॉर मी। उनको बेवकूफ बनाकर अपने उनके सिग्नेचर फ़ोर्ज करके मैंने कुछ लाखों रुपए अपने 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 पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के फिर मेरी अय्याशी शुरू हो गई। तो शराब तो ख़ैर इतनी ज़्यादा तो नहीं शुरू हुई थी, मतलब आई यूज्ड टू एन्जॉय, बट उसके साथ सब्सिडियरी बहुत सी ऐसी चीज़ें जुड़ गई मेरे साथ, ज जो जो मुझे अय्याश बना दी, लाइक बिलियर्ड्स खेलना, क्लब्स में जाना लड़कियों के साथ, और स्मोकिंग, और स्मोकिंग वीड एंड और इधर-उधर के नशे करना। तो ये सब कुछ मेरे साथ चलता गया, और उस दौरान मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, तो ग्रेजुएशन तो पूरी हुई। फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ली, बट मैं नहीं करा कर पाया, मैं टिक ही नहीं पाया। करियर की तरफ मेरा फ़ोकस रह गया।
मेरे दोस्त यार जो मेरे साथ थे वो धीरे-धीरे करके अपने बिज़नेस में सेटल होते गए और मैं वहीं का वहीं खड़ा था, कभी कोई प्राइवेट जॉब कर लेता था या कभी नहीं भी ज़रूरत पड़ती थी। और ऐसा करते-करते कई साल गुज़रने लग गए, तो पढ़ाई की तरफ भी आगे नहीं बढ़ पाया, करियर की तरफ भी आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ थोड़ी बहुत ट्यूशन्स कर लेता था जिससे थोड़े पैसे आ जाते थे, बाकी इधर-उधर से मदर से कुछ पैसे-वैसे ले लेते, तो जैसा हर घर में होता है कि बट मेरी मदर को अभी नहीं पता था कि मैं कुछ ऐसी गलत राह पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत हद तक उनको बेवकूफ़ बनाता रहता था। और फिर 2007 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद भी मैं नहीं रुक पाया। लेकिन मेरी वाइफ़ को काफ़ी देर तक नहीं पता चल पाया कि मैं पी रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है शराब के ऊपर। मैं रात को नहीं पीता था क्योंकि घर में पता लग जाता था। जब मैं कुछ नौकरी करने लग गया, तो मैं जब नौकरी से वापस आ रहा होता था तो मैं पी के आता था। इट ऑल स्टार्टेड विद 1 क्वार्टर, बड़े आराम से बैठ के पीता था, इंग्लिश का क्वार्टर पीता था और फिर आराम से घर आके बैठ जाता था ताकि किसी को पता ना चले, कुछ खा लेता था। तो इट वेंट ऑन लाइक दैट। 2008 में मेरे घर एक बेटी ने जन्म लिया और स्टिल मेरी जो आदतें थी वो बढ़ती जा रही थी और धीरे-धीरे करते-करते फिर कुछ सालों के बाद ऑब्वियसली इट हैड टू हैपन, मेरी वाइफ को सब कुछ पता चल गया और हमारे घर हर रोज़ की लड़ाइयाँ शुरू हो गई और शी स्टार्टेड थ्रेटनिंग मी कि वो छोड़ के चले जाएगी और वो पुलिस को बुला लेंगे और मेरे इन-लॉज़ ने आके बड़ा समझाया, मेरे रिलेटिव्स ने आके बड़ा समझाया और एक टाइम आया 2017, 18, 19 में कि जब ये टाइम आया कि जब ये सब कोई मुझे छोड़ गए। नोबडी यूज्ड टू बॉदर। तो लोग मेरे पीछे यही कहते थे, ये शराबी है, इसका रोज़ का काम है, ये गिरता पड़ता है। और मेरे हालात इतने बदतर हो गए कि मैं वो जो इंग्लिश शराब पीने वाला था, मैं देसी शराब पे उतर आया, कंट्री लिकर पे उतर आया और मेरे दिन की शुरुआत ही ऐसी होती थी और ख़ासकर जब ये लॉकडाउन का पीरियड स्टार्ट हुआ, तो मेरी शुरुआत ही ये होती थी कि कहीं न कहीं से अरेंज करके सुबह 7-8 बजे मैंने पीनी शुरू कर देनी और फिर सिचुएशन ऐसी आई, वो देसी का क्वार्टर लेके मैं नीट पी जाता था और चोरियाँ करने लग गया, घर पे चोरियाँ की और लोगों से उधार पैसे माँगने शुरू किए और पार्क्स में जाकर पागलों की तरह मैं नाउ आई कैन रिमेंबर कि कितनी मेरी इनसैनिटी हो गई थी कि मैं पार्क्स में जाकर घूमता रहता था, सड़कों पे घूमता रहता था, कहीं मुझे कोई नोट गिरा हुआ मिल जाए, नहीं मिलता था तो वहाँ कोई बीड़ियाँ, सिगरेट के टुकड़े होते थे, वो उठा के ले ले आता था, वो पीता रहता था घर पे पागलों की तरह और घर की ग्रिल्स उतार के बेचने लग गया और घर की रद्दी पड़ी होती थी, बुक्स पड़ी होती थी, वो उठा के बेचनी शुरू कर दी। तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि आखिर में मेरे हालात ये हो गए थे कि बस मैं मरने की कगार पे था और मुझे डिसओन कर दिया था। माय वाइफ, मैं उसको इतना तंग कर चुका था, उसका उसका सोना बेच दिया था और अपने बच्चे के पिग्गी बैंक से पैसे निकाल के शराब पीने लग गया था। तो वो लोग मुझसे तंग आ चुके थे। मेरी मेरी वाइफ कहती थी कि, "तू मर जा, कल का मरता आज मर।" बिकॉज़ नाउ आई कैन से कि और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। कि मैंने तंग ही इतना कर दिया था कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। एंड शी सेड कि लाइक आपके जीते जी का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप हो ना हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी मेरी बेटी मुझे कहती होती थी कि निकल जाओ यहाँ से पापा, यू स्टिंक अ लॉट और मुझे आपको नहीं मिलाना। मेरे दोस्त, यार, रिश्तेदार सब सब आई वाज़ अ लोनर। मैं हर समय अकेला रहने लग गया। मेरी मदर यूज्ड टू से कि मैंने मैंने तेरे फादर को मरते हुए देखा है, मैं तुझे मरते हुए नहीं देख सकती। तू एक काम कर, तू ज़हर ले आ, हम दोनों पी लेते हैं और खत्म कर देते हैं, ये कहानी खत्म कर देते हैं। तो ये मेरे हालात थे। मैं अंदर से मेरे मन में होता था, कभी-कभी डिज़ायर होता था, आई वांटेड टू क्विट, पर मैं कर नहीं पाता था। आई वाज़ हेल्पलेस। मैं इधर कसम खा के जाता था और इधर मैं पीने लग जाता था। मैं इधर अ के जाता था कि मैं नहीं पीऊँगा और मैं पी लेता था और पी के मैं गुरुद्वारे चला जाता था। वहाँ जाके अरदास करता था, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे ये कर लो, आई वाज़ डिसोरिएंटेड, डाउन एंड डस्टेड बाय अल्कोहल, डिफीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स और बस मरने के लिए मैं सोच रहा था और मेरे मन में कई बार ये भी आता था कि मैं कहीं एडमिट हो जाऊँ। मैंने सुना हुआ था रिहैब्स वगैरह के बारे में, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं क्या करता? मैंने म मदर के भी सारे पैसे उड़ा दिए थे, तो मेरे पास कुछ पैसे-वैसे नहीं थे, कि अब मैं क्या करता? अब तो घर बेच सकता था, वो भी किसी तरीके से अगर और चलती रहती मेरी तो मैं रजिस्ट्री उसकी भी उठा के बेच देता। तो एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति होके मैं इस हालात में भिखारियों की तरह ज़िंदगी जी रहा था, कभी भी सड़क पे निकल जाता था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, वेट मेरा 40 किलो रह गया था
और मैं खुद की शक्ल नहीं देख पाता था, घर, बाहर, हर जगह, आई वाज़ डिफीटेड। तो फिर एक दिन मुझे अभी भी याद है वो दिन, दैट वाज़ 28th ऑफ दिसंबर 2020। मैं ठेका खुलने की वेट कर रहा था, तो मैं यूट्यूब स्क्रॉल करने लग गया, तो मुझे सत्यमेव जयते का एक एपिसोड दिखा जो अल्कोहलिज़्म के बारे में था। अचानक पता नहीं, गॉड सेंट इट टू मी। तो वो एपिसोड देख के मुझे वहाँ कुछ जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशीष देशपांडे, तो वो जो कुछ इंस्टांसेस बता रहे थे और कुछ लोगों की इंटरव्यूज़ की जा रही थी, तो काफ़ी आइडेंटिफिकेशन मिली कि लाइक पहले मैं सोचता था कि मैं ही अकेला ऐसा हूँ, बट फिर मुझे काफ़ी आइडेंटिफिकेशन मिली और वहाँ एक नंबर फ्लैश हुआ, मैंने उस नंबर पे कॉल किया। उन्होंने मुझे, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा फिजिकल मीटिंग्स तो नहीं है, बट वी विल कनेक्ट यू टू सम ऑनलाइन मीटिंग्स। तो उस तरह से मुझे जो मेरे स्पॉन्सर हैं, उनके पास मेरा नंबर सर्कुलेट हुआ। उन्होंने मुझे कॉल किया एंड ही जॉइन्ड मी टू सम मीटिंग्स। पर मेरे जैसा बेईमान, एक कंपल्सिव लायर, तो मैं ये कर रहा था कि मैंने मैंने क्या करना शुरू किया कि मैंने वो मीटिंग्स भी शराब पी के अटेंड करनी शुरू कर दी। अपने मदर को मैं कहता होता था कि मम्मा ₹100 लगते हैं ऑनलाइन मीटिंग एक अटेंड करने के, तो आप मुझे दो, मैं पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आऊँगा, फिर ये मीटिंग अटेंड करूँगा। एंड आई यूज्ड टू टेक ₹100 फ्रॉम हर एंड आई यूज्ड टू हैव अ क्वार्टर, और फिर मैं आके उनके साथ बैठ के मीटिंग लगाने लग जाता था। और यहाँ मीटिंग्स में भी कुछ-कुछ सुनने लग गया था, कुछ-कुछ समझ आने लग गई थी कि वन डे एट अ टाइम, 12 कदम, खुश, हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ, हॉल्ट का प्रोग्राम, और लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। आई मीन, हाफ मेयर्स, दैट दे वर हाफ मेयर्स। मुझे ऐसे लगने लग गया था कि मुझे अब समझ आने लगी है, आई कैन हैव अ कंट्रोल ड्रिंक। तो मैं सोचता था बड़ा आसान सा काम है, क्वार्टर पियो, मीटिंग लगाओ, मीटिंग में झूठ बोलो। आज मुझे 1 दिन हो गया, मुझे 2 दिन हो गए, मुझे 3 दिन हो गए, बट ये ज़्यादा चलता नहीं है। ये भी मैंने इन मीटिंग्स में सुना था, व्हेन यू प्ले विद अल्कोहलिक्स एनोनिमस यू हैव टू पे फॉर दैट, और मुझे उसके लिए पे भी करना पड़ा, मुझे उसके लिए कीमत चुकानी पड़ी। आई हैड स्वीयर पेन। बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पे जो मेरे साथ हैं, वो जानते भी होंगे कि ये बार-बार यही बात करता है, पर मैं भुलाना नहीं चाहता इन चीज़ों को। तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुई, उस दर्द को हटाने के लिए मैं पीता रहा। पर फिर मुझे एक दिन मुझे लगा, दैट वाज़ ऑन 28th ऑफ जनवरी, एग्ज़ैक्टली 1 महीना बाद जब मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, उसके 1 महीने बाद मुझे लगा कि मैं और नहीं पी सकता, और पीऊँगा तो मर जाऊँगा। ना मैं पी सकता था, ना मैं छोड़ सकता था, तो मैंने अपने जो मेरे अब स्पॉन्सर हैं, उनको मैंने एक मैसेज किया कि सर, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ पेन, आई डोंट वांट टू ड्रिंक, बट इफ आई डोंट ड्रिंक आई विल डाई। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज लिख के भेजा, गुरजीत, ये जो पेन है, ये तुम्हारा पहला चैलेंज है सोब्रिटी की तरफ। अगर तुम अब इस पेन को बर्दाश्त कर लोगे, तो शायद बार-बार बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, ये चली जाएगी पेन। कुछ नहीं होगा, कोई माइल्ड पेन किलर ले लो, कोई जूस पी लो, कुछ मीठा खा लो, इट विल गो अवे। और यही हुआ। मैंने फिर 28 जनवरी 2021 को सुबह एक क्वार्टर पिया, और उसके बाद मैंने ईश्वर की दया से आज तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी पीने की। तो फिर मैं रेगुलरली इन मीटिंग्स में एक ओपन माइंडेड अप्रोच लेके आने लग गया, और मुझे यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगी जब यहाँ बात की जाती थी ना, 12 कदमों के कार्यक्रम की वजह से मैं आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। तो मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी, ये 12 कदम क्या है? ये कौन-सा कोर्स है? ये मेरे लिए है, मुझे ये चाहिए। क्योंकि हाउ इट वर्क्स रोज़ पढ़ा जाता था, इफ यू वांट व्हाट वी हैव, यू आर श्योर टू टेक सर्टेन स्टेप्स। तो वो स्टेप्स जो थे, वो मुझे लेने थे, वो मुझे करने थे। तो मैंने यहाँ पूछना शुरू किया, मुझे स्पॉन्सर के बारे में कुछ पता चला। तो यहीं ऑनलाइन में मैंने लिखा, एक मीटिंग में लिखा कि मुझे स्पॉन्सर की ज़रूरत है। तो वहाँ किसी ने मुझे मैसेज किया, "येस, आई कैन बी योर स्पॉन्सर।" तो मैंने उनका नंबर लेके उनसे बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मैं तुझे 12 कदम कराऊँगा। तो मेरे अंदर एक बहुत एक एक्साइटमेंट जागी कि मुझे ये 12 कदम करने हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कहते, तुम्हें पहले तैयार होना पड़ेगा। कुछ नहीं, तुम्हें ये 5 काम करने पड़ेंगे। तुम्हें सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, ओके। फिर तुम्हें मीटिंग्स लगानी है, ओके। फिर तुम्हें बिग बुक के 5 पन्ने पढ़ने हैं, ओके। फिर तुम्हें कोई भी 2 ए मेंबर से बात करनी है, ओके। और 5वां, आपको रात को मुझे रिपोर्ट देनी है कि मैंने ये पिछले 4 काम किए, कुछ देर तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो कुछ देर तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने मुझे कहा, तो मैं बहुत एक्साइटेड था, अ, मैं यहाँ सुनता होता था, इफ यू वांट व्हाट यू हैव, यू आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। और मैं जाना चाहता था, क्योंकि उस दौरान हो क्या रहा था कि मैं शराब से कुछ दिन दूर था, लेकिन मेरी वो चिड़चिड़ापन,
मेरी वो एंग्जायटी, मेरी वो सेकेंडरी एडिक्शंस, वो सिगरेट पीना, वो झूठ बोलना, वो मेरी लस्ट की बीमारी, वो मेरे ये सब चीज़ें, इधर-उधर लड़कियों की तरफ ध्यान देना और घर में हर एक को टूट-टूट के पढ़ना, मेरी वाइफ के साथ मेरे खराब रिलेशन, एवरीथिंग वाज़ लाइक दैट। एक शराब हटी हुई थी कुछ देर के लिए और मुझे पता था ये ज़्यादा देर नहीं हट पाएगी। अ, अगर मुझे 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 कुछ कुछ जो यहाँ मैं सुन रहा हूँ वो मुझे ना मिला, तो ये ज़्यादा देर नहीं हट पाएगी। तो उन जो मैंने पहले स्पॉन्सर लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 30 दिन कंप्लीट करिए और फिर हम स्टेप वर्क स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बहुत एक्साइटमेंट से मैंने जब मेरे 30 दिन कंप्लीट हुए तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा सर अब हम क्या कदम करना शुरू कर सकते हैं? क्योंकि मुझे मैं बिग बुक पढ़ तो रहा था बट एक नॉवल की तरह पढ़ रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो और इस दौरान मैं कुछ पढ़ते-पढ़ते मैं कइयों को कई ओल्ड टाइमर्स जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस्ड होता था कि उनकी शेयरिंग्स बड़ी अच्छी-अच्छी होती थी, उनकी लेंथ ऑफ सोब्राइटी बहुत होती थी, उनसे कइयों से मैं बात करता होता था। तो वो मुझे कहते होते थे, "छोड़ अभी बिग बुक की क्या ज़रूरत है? क्या करनी है बिग बुक पढ़ के? तो तू रहने दे, तू बस मीटिंग में आते रहो, आते रहो, आते रहो।" पर मुझे पता था यार मेरा मेरा 90 दिन 90 मीटिंग 90 दिन मैं नहीं टिक पाऊँगा यहाँ पे। मैं नहीं मुझे मुझे कुछ भी नहीं रोक पा रहा था। मैं उस मीटिंग के दौरान ठीक रहता था और उसके बाद मेरा फिर वही हालात होने शुरू हो जाते थे। तो देन मैंने जो पहले स्पॉन्सर लिए तो उनको कहा मैंने सर मेरे 30 दिन हो गए। तो ही सेड अभी 15 दिन और करो, आप ना 45 डेज़ कंप्लीट कर लो, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बहुत डिमोरलाइज़ भी हुआ। मैंने 15 दिन और कंप्लीट किए। फिर मैंने उनको दोबारा 15 दिन बाद कहा कि क्या अब हम स्टेप्स कर सकते हैं? तो ही सेड कि अभी रुको मैं ना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ भी रिलेट होती है कि अगर एज़ अ स्पॉन्सर आप अगर एक ज़िम्मेवारी ले रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली ना कर देनी चाहिए। ये खेल है, ये ज़िंदगी-मौत की कहानी है। इसमें यू शुड नॉट वन शुड नॉट प्ले विद एनीबॉडी। ये इससे इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो मना कर देना चाहिए कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी और को देख लो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे ख्याल। सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान। तो फिर मैंने जो मेरे अब स्पॉन्सर हैं, जो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर भी थे, जिन्होंने मुझे पहली कॉल की थी, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की कि सर वुड यू लाइक टू बी माय स्पॉन्सर? मैंने बहुत रोया मैं उस दिन जब वो कहते 45 डेज़ के बाद भी कहते मेरे पहले वाले स्पॉन्सर कि अभी भी टाइम लगेगा, तो मैं बहुत रोया कि मैं पी लूँगा। ही इज़ श्योर मैं नहीं पीना चाहता, पर मैं पी लूँगा। अगर मैं अभी भी कुछ ना हुआ मैं पी लूँगा क्योंकि मैं सिर्फ़ शराब से दूर हूँ और कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आए। तो देन दैट माय इनिशियल स्पॉन्सर उनसे मैंने बात की, "सर वुड यू लाइक टू बी माय स्पॉन्सर? आई वांट टू डू द स्टेप्स।" ही सेड, "येस।" तो फिर उनके साथ मैंने किताब पढ़ने का जो सिलसिला है, वो शुरू किया। तो मैं 45 दिन कुछ इतने को दिन ही सोबर था और पहले दिन ही वो मुझे प्रेफ़ेस के ऊपर ले गए, पहले दिन ही। और मुझे वहाँ प्रेफ़ेस से पढ़ाना शुरू किया और मेरे अंदर एक आस जागती गई। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं डॉक्टर्स ओपिनियन पे पहुँचा, वहाँ मुझे मेरी मेरी शारीरिक जो जो एलर्जी है उसके बारे में मुझे पता चला और मेरी मेंटल ऑब्सेशन के बारे में मुझे पता चला। मुझे वहाँ क्लियरली एक चीज़ हुई कि मैं मेरी क्रेविंग डेवलप होती है, मेरी मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है, मैं बाकी शराबियों की तरह नहीं हूँ। तो जहाँ से मुझे मैं अपने पुराना रिलेट कर पा रहा था, यार क्यों नहीं छोड़ पाता था मैं, कितना बार ट्राई किया, क्यों नहीं छोड़ पाया? तो यहाँ से मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने शुरू हुए और नए सवाल और खड़े होने शुरू हो गए। आई यूज्ड टू पिंच माय स्पॉन्सर टाइम एंड अगेन, सर अब क्या होगा, ऐसे क्या होगा? क्योंकि आई यूज्ड टू थिंक ये 12 कदम जो है, ये एक कोर्स है और मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है एंड देन ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। मेरे मन में ये चीज़ चल रही थी, कि मैं सारी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है। तो मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ डॉक्टर्स ओपिनियन के बाद जब मैं बिल स्टोरी में पहुँचा तो बिल स्टोरी में मुझे क्लियरली नज़र आया कि बिल साहब बिल्कुल कुछ-कुछ अपनी तरह आइडेंटिफिकेशन मिली, वो भी बहुत एम्बिशियस थे, वो भी बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। बट देन द अल्कोहल केम और जैसे वो अ, अपनी सेल्फ विल के ऊपर सब कुछ करना चाहते थे, हियर आई हैव अराइव्ड एंड ऑल। तो वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी आइडेंटिफ़िकेशन मिलनी शुरू हुई मुझे। और फिर वहाँ पे क्लैरिटी मिली, वहाँ मुझे बिल स्टोरी में पूरा प्रोग्राम ही नज़र आया कि कैसे उन्होंने जब उनके दोस्त वहाँ पे आए, उनकी दोस्त की बातों पे वो काफ़ी थोड़े से उसकी तरफ इंक्लाइंड हुए और फिर उन्होंने कैसे हॉस्पिटल में जाके अपने कदम लिए, जो उस टाइम पूरे कदम नहीं होते थे, वो जो 4 एब्सोल्यूट्स थे, उसी हिसाब से उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया और उसके बाद कैसे ईश्वर उनके पास आए और फिर चले गए क्योंकि उनके अंदर काफ़ी ग्लैमर्स थे, वो कैसे निकले। तो बिल स्टोरी ने मुझे
और ज़्यादा बाउंड किया कि ये 12 कदम मेरे लिए है। मुझे चाहिए चाहिए मैं बहुत क्यूरियस था। और जब बिल स्टोरी के बाद हम अगले चैप्टर्स में पढ़ना शुरू हुए, देयर इज़ अ सॉल्यूशन में मैं आना शुरू हुआ, तो वहाँ देयर इज़ अ सॉल्यूशन में भी मुझे पता चला कि देयर हैज़ टू बी अ स्पिरिचुअल। पहले डॉक्टर्स ओपिनियन में क्लियर हुआ कि जो मेंटल ऑब्सेशन है, उसका इलाज क्या है? देयर हैज़ टू बी अ कंप्लीट साइकिक चेंज। और वो कंप्लीट साइकिक चेंज कैसे आएगा? ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी थ्रू अ स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑफ 12 स्टेप्स। और फिर मुझे देयर इज़ अ सॉल्यूशन में भी एक चीज़ क्लियर हुई कि एक ही सॉल्यूशन है, एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है स्पिरिचुअल टूल्स की एक किट है, जो मुझे उठानी पड़ेगी और उसके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। एंड देन मोर अबाउट अल्कोहलिज़्म में मुझे मेरी बीमारी के बारे में और पता चला। मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ पढ़ी कि कैसे-कैसे शराब जो है, वो आपके जीवन में आती है और कैसे ज़रा-सी आपकी सावधानी हटती है या ज़रा-सा भी आपका अगर आप अगर अपनी जो स्पिरिचुअल रहा है उससे गुमराह होते हैं, तो कैसे वो शराब आपके जीवन में आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं आप में। फिर वी एग्नोस्टिक से होते हुए देन मेरी मेरी हाउ इट वर्क्स के ऊपर जब मैं पहुंचा, तो वहां मैं जब हाउ इट वर्क्स पे पहुंचा, तो वहां आके मेरे मन में एक आस जगी, यस नाउ प्रैक्टिकली आई एम गोइंग टू वर्क दीज स्टेप्स। और मैं लोगों को सुनता होता था, मैंने शेयरिंग्स बहुत सुनता था, बीइंग अ ज़ूम बेबी। मैं बहुत सी शेयरिंग सुनता था। समबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट स्टेप 1, like we admitted that we were powerless over goals, that life had become unmanageable। तो चलिए, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे पहले कदम पे जब लेके आए, तो पहला कदम था मेरी ज़िंदगी में that I have to accept that I am powerless over alcohol। And I had to communicate that my life had become unmanageable। वो पावरलेसनेस क्या थी? अब मैं देख रहा था कि पावरलेसनेस क्या थी मेरे पास। वो पेज 44 पे मेरे से 2 सवाल पूछे गए कि क्या मैं अल्कोहलिक हूँ कि नहीं? ऑब्वियसली एक बार तो मान चुका था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि मेरी क्वांटिटी पे कोई कंट्रोल नहीं था। जब मैं पीना शुरू करता था, तो मैं पागलों की तरह, चाहे मैं सोच के बैठूँ मैंने 2 पैग लगाने हैं या 3 लगाने हैं। और उसके बाद अगर मैंने कभी सोचा कि मैं हफ्ते के लिए शराब छोड़ दूँगा या 10 दिन के लिए मैं नहीं छोड़ पाया। तो दैट सिंपली इम्प्लाइड दैट आई वाज़ एन अल्कोहलिक। तो मतलब मेरी जो कंडीशन थी माइंड एंड बॉडी की, वो होपलेस थी। तो मेरे दिमाग में जो ऑब्सेशन था वो चलता रहता था, शरीर में क्रेविंग थी वो चलती रहती थी। तो दिस वाज़ द पावरलेसनेस, मैंने माना। तो इससे हुआ क्या कि ये पावरलेसनेस के कारण ही, ये शक्तिहीनता के कारण मैं एक कंपल्सिव ड्रिंकर बन गया था कि मुझे अब मेरी विल पावर तो काम करती ही नहीं थी। तो अब स्टेप 1 के 2 हिस्से थे। वहाँ मुझसे पहला हिस्सा यहाँ कंप्लीटली पूछा गया कि व्हाट 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 डू यू मीन बाय पावरलेसनेस? तो पहली चीज़ मुझसे 2 सवाल, एक सिंपल सा मुझसे पूछा गया, सवाल पूछा गया कि क्या अब मैं अपनी अंतरात्मा से ये मानता हूँ कि मैं एक शराबी हूँ? डू आई कंसीड टू माय इनरमोस्ट सेल्फ दैट आई एम एन अल्कोहलिक? माय आंसर वाज़ येस। तो यहाँ से मेरी रिकवरी शुरू हुई। जब मैंने एडमिट किया कि मैं एक शराबी हूँ और मैं औरों की तरह नहीं पी सकता, तो यहाँ से मेरी जो वो रिकवरी है, वो मेरी इस एडमिशन के बाद मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई। आज भी ये पहले कदम का ये पहला हिस्सा मेरे बहुत काम आता है। मैं बिल्कुल ऐसे ही रिलेट करके अपनी शेयरिंग में बताऊँगा कि उस टाइम मेरे लिए अल्कोहल थी जिसके सामने मैं पावरलेस था। आज मेरे सामने अगर मेरा कोई डिफेक्ट उभर के आता है, तो मैं भगवान से यही कहता हूँ कि मैं इसके सामने पावरलेस हूँ। मैं बाकियों की तरह गुस्सा नहीं कर सकता। मैं बाकियों की तरह बेईमानी नहीं कर सकता। मैं बाकियों की तरह सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं चल सकता। मैं बाकियों की तरह इनकंसिडरेट होके नहीं चल सकता। दिस इज़ हाउ दिस फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर मी। तो देयर आई वाज़ पावरलेस ओवर अल्कोहल। और दूसरा पार्ट दैट प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट एंड वाइटल यू नो रोल इन माय लाइफ, दैट माय लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। तो अनमैनेजेबिलिटी का मतलब मेरे लिए आज तक ये था कि यार मैं अपना काम टाइम पे नहीं कर पाता। ओफ़ो! मैं किसी को टाइम देता हूँ तो मैं टाइम पे पहुँच नहीं पाता। ओहो! मैं ये सोच के चलता हूँ कि मैं सुबह ये काम करूँगा पर मैं कर नहीं पाता। और दीज़ मेरे दिमाग में ये अनमैनेजेबिलिटीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी। बट किताब ने मुझे बताया पेज नंबर 52 पे कि ये 8 अनमैनेजेबिलिटीज़, भाई ये तेरा आईना है, इसके बारे में सोच। तो वो पहली अनमैनेजेबिलिटी थी, क्या मुझे अपने पर्सनल रिलेशन में कोई प्रॉब्लम थी? तो ऑब्वियसली मेरे पर्सनल रिलेशन बुरी तरह खराब हुए हुए थे। मेरी वाइफ के साथ आई यूज्ड टू हेट माय डॉटर। और मेरे सभी फ्रेंड्स जा चुके थे और मेरे जो भी आस-पास लोग थे, उनके साथ मेरे अच्छे रिलेशन नहीं थे। अपनी मदर के साथ भी मैं एक सेल्फिश की तरह बिहेव करता था। जब पैसों की ज़रूरत थी तब ले लेता था। तो ये मेरा आईना मेरे सामने आया। फिर मुझसे पूछा गया, क्या मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ? दैट वाज़ द सेकंड अनमैनेजेबिलिटी। तो ऑब्वियसली कि मैं बड़े गलत मौके पे रोने लग जाता था
और जब मैं पी लेता था तो मैं पागलों की तरह बातें करने लग जाता था, कभी भी गुस्से में आ जाता था, हर टाइम रोना, कलपना, सेल्फ पिटी में जाना, बिना सोचे-समझे रिएक्ट करना और जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। So that was, my emotional problem. Yes, I couldn't control my emotions. Prey to misery and depression. तो क्या मैं हर समय ओवरथिंक करता रहता हूँ? क्या मैं हमेशा रिमोर्स में, पछतावे में रहता हूँ? क्या मैं हमेशा नेगेटिव सोचता रहता हूँ? Yes, the answer was yes. That was my unmanageability. Then क्या मैं अपनी ज़िंदगी सही तरह से चला पा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ना तो मैं पैसा कमा रहा था, ना मुझे पैसा सँभालना आ रहा था, ना मुझे अपनी चद्दर, जितनी चद्दर है उसमें पैर पसारने आ रहे थे, ना मैं ज़िंदगी को एन्जॉय कर पा रहा था। सो दैट वाज़ माय अनमैनेजेबिलिटी। क्या मेरे मन में बेकार होने की फीलिंग, यूज़लेस होने की फीलिंग आती थी? यस, हमेशा ये सोचता था आई एम गुड फॉर नथिंग। मैं तो पीते-पीते मर जाऊँगा और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, शायद मेरी माँ को फ़र्क पड़ेगा और तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेरा मरा हुआ, जिया हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो वन लव्स मी, सो दिस वाज़ द फीलिंग ऑफ यूज़लेस इन मी। एंड देन क्या मुझे डर लगता था? यस, एवरी टाइम आई यूज्ड टू बी इन फ़ियर। हमेशा डर में रहता था कि कहीं मैं अपनी वाइफ़ को ना लूज़ कर दूँ, मेरी वाइफ़ और बच्चा छोड़ के ना चले जाएँ, मेरी माँ को कुछ ना हो जाए और अगर मेरे को जॉब मिली हुई है, वो जॉब ना चली जाए और ऑल दीज़ थिंग्स मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, वो खराब ना हो जाएँ कहीं। सो दिस वाज़ माय फ़ियर। देन क्या मैं अनहैपी था? वाज़ आई अनहैपी? क्या मैं नाखुश था? हर समय यार, मैं तो कभी भी खुश नहीं हुआ। अपनी फैमिली से खुश नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ खुश नहीं, कई बार तो भगवान के साथ भी खुश नहीं, मेरे एम्प्लॉयर के साथ खुश नहीं। और लास्ट मेरी अनमैनेजेबिलिटी जो मेरे सामने आई, क्या मैं किसी की मदद कर सकता था? मैंने कभी खुद की मदद नहीं की, तो मैं किसी की मदद क्या कर सकता था? सो ऑल दीज़ थिंग्स मिसअंडरस्टैंडिंग, रिजेंटमेंट्स, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, डिस्गस्टेड विद फ्रेंड्स और हर एक टाइम ब्लेम करना और ये सब कुछ दीज़ वर माय अनमैनेजेबिलिटीज़। इनके साथ मेरा आमना-सामना हुआ, तो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कहा, "तू लिख, तेरी अनमैनेजेबिलिटीज़ क्या है?" तो आज भी जब मैं अपना 10वां कदम करता हूँ, तो मैं अपनी इन अनमैनेजेबिलिटीज़ को देखता हूँ। और जिस किसी दिन भी मेरी किसी भी इस अनमैनेजेबिलिटी का आंसर आता है, येस, येस आई हैव अ प्रॉब्लम इन पर्सनल रिलेशंस, येस आई एम हैविंग फियर, तो इसका मतलब आज भी मेरी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और मुझे उसके बारे में कोई ना कोई काम करना है, उसके बारे में कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना है, मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि मैं ठीक हो सकूँ। एंड देन दिस वाज़ माय फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप के बाद मैंने अपनी एडमिशन कर ली दैट आई वाज़ पावरलेस ओवर कूल, दैट माय लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। फिर अब क्या करूँ भाई? मेरे में तो पावर है नहीं। लैक ऑफ पावर इज़ अ डिलेमा। अब क्या करूँ? तो देन सेकंड स्टेप केम इन माय लाइफ। तो वो सेकंड स्टेप था केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन मी शैल रिस्टोर मी टू सैनिटी। नो व्हाट वाज़ माय इनसैनिटी? पागलपन क्या था? मेरी पावरलेसनेस होने के बावजूद मुझे पता था यार शराब के सामने मेरी औकात नहीं है, मैं फिर पीता था। वो जैसे उसमें स्टोरी में बताया हुआ है, कभी दूध में डाल के पीना है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन करना है, हर बार डूइंग द सेम थिंग एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। आज मैं वहां आग में हाथ डाल रहा हूं तो शायद आज मेरे हाथ नहीं जलेंगे। ये वॉकिंग वाला जो जो एपिसोड बताया गया है, तो ये सब कुछ मैं करता होता है। तो फिर मुझे बताया गया तो वो पावर के लिए मुझे क्या बिलीव करना है कि ईश्वर या तो है या तो वो नहीं है और ईश्वर ही हैं जो मुझे मेरे पागलपन को ठीक कर सकते हैं। तो अब दूसरा कदम करने के लिए मुझसे पूछा गया, एम आई नाउ विलिंग टू बिलीव और एम आई नाउ बिलीविंग दैट देयर इज़ अ पावर ग्रेटर देन माय सेल्फ? क्या मुझसे बड़ी कोई उच्च शक्ति है? क्या मैं ऐसा मानता हूँ या ऐसा मानने का इच्छुक भी हूँ? सो क्या मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई मुझसे बड़ी शक्ति है जो मेरी ये ऑब्सेशन ले लेगी और मेरे पागलपन को ठीक कर देगी? तो ऑब्वियसली जैसे ही मैंने अपनी ये इच्छुकता दिखाई, जैसे ही मैंने ये समझा कि हाँ, मुझसे बड़ी एक उच्च शक्ति है, जो मेरे पागलपन को ठीक कर सकती है, तो पहले-पहले ये उच्च शक्ति मैंने आप लोगों की शेयरिंग्स में सुनी, इन मीटिंग्स में मैं इनको हायर पावर माना, मेरे स्पॉन्सर को हायर पावर माना और मेरी बिग बुक को हायर पावर माना और एंड ऑफ द डे फिर मेरा कनेक्टिविटी मेरे लविंग गॉड से होने वाली थी। तो दैट हैड टू बी द अल्टीमेट हायर पावर जहाँ मुझे मिलना था। फिर मैं तीसरे कदम पे आया और तीसरा कदम एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर किया भी इसने जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ कर रहा था और आज भी करता है। मैं कुछ इंस्टांसेस तो तीसरा कदम मुझे कहता है आई मेड अ डिसीजन टू टर्न माय विल एंड माय लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड
एज आई अंडरस्टूड हिम। तो उसमें क्या था, मुझे अपनी जो थॉट्स थी और मुझे जो अपने एक्शन थे, थॉट्स तो मैंने कर दिया, "हे ईश्वर आपकी इच्छा चले मेरी नहीं", बट कर क्या रहा हूं, एक्चुअली क्या कर रहा हूँ? एक्चुअली मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ, मैं ईश्वर को कह रहा हूँ कि ईश्वर मैं सच बोल लूँगा, ऐसा मन में सोच रहा हूँ, दैट इज़ माय थॉट, और मेरे एक्शन क्या हो रहा है? मैं फिर से झूठ बोल रहा हूँ। मैं थॉट तो ये कर रहा हूँ कि मैं टॉलरेंट बनूँगा, मैं सहनशील बनूँगा, पर हो क्या रहा हूँ मैं? अनसहनशील हो रहा हूँ। और अगर मैं सोच रहा हूँ कि हे ईश्वर मैं निडर होके चलूँगा, लेकिन मैं डर रहा हूँ, बार-बार डर रहा हूँ। मैं वैसे सोचता हूँ कि मैं काइंड होके चलूँगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लोगों को हेट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ लव करूँगा, मैं हम्बल होके चलूँगा, पर ऐसा नहीं करा। तो मुझे क्या करना था यहाँ पे, अपनी अपनी जो थॉट्स थी और अपने जो एक्शन थे, वो अपने समझ के ईश्वर के हवाले करने थे। तो उसके लिए मुझे करना क्या था कि मेरी जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, उसको मैंने खत्म करना था। मेरे अंदर जो बहुत सैकड़ों प्रकार के जो मेरे डर चल रहे थे, जैसे सेल्फिश होना, डिल्यूजन, सेल्फ सीकिंग, इनको मुझे हटाना था। मुझे करना क्या था? आई हैड टू क्विट प्लेइंग गॉड। मुझे ईश्वर बनना छोड़ना। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से, मेरे स्पॉन्सर बार-बार ना मुझे ये कहते होते थे कि तू तीसरे स्टेप की प्रैक्टिस करना, इंटेंशनली प्रैक्टिस करना। तो मैं उनसे पूछता था कि ये तीसरे स्टेप की प्रैक्टिस मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वो मुझे कहते थे कि ईश्वर तुझे अपने आप चांस देंगे कि तू इस तीसरे कदम की प्रैक्टिस कर सके। और ऐसा ही हुआ, अचानक मेरी नौकरी छूट गई और फिर मैं कैसे मानूँ भई कि ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी इच्छा ना चले? तो यहाँ तो फिर मेरा मन, बहुत हड़कंप मच रहे थे मेरे मन में कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? यहाँ तो बहुत गलत हो गया। बट देन दिस थर्ड स्टेप टोल्ड मी दैट यू हैव टू क्विट प्लेइंग गॉड, यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू लेट गॉड। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? क्योंकि तीसरा कदम मुझे बताता था कि अब यू आर नो मोर द कंट्रोलर, यू आर नॉट नो मोर रनिंग द शो, यू हैव गॉट अ न्यू डायरेक्टर, यू हैव गॉट अ न्यू एम्प्लॉयर, यू हैव गॉट अ फादर, तो यू हैव टू बी हिज चाइल्ड। और वो जो कर रहे हैं उसको मानो। मुश्किल होगी, तीसरे कदम की प्रैक्टिस ईज़ी नहीं थी मेरे लिए, बट ऑब्वियसली जब मैंने इस जो भी उन्होंने किया उसको माना, तो उसके रिज़ल्ट भी मुझे मिलने शुरू हुए और मैंने ये मान के चला कि ईश्वर जो आप करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो जब मुझे नौकरी से निकाला गया, मेरे मदर को कोविड हो गया और मैं उनकी देखभाल कर पाया और मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि आज आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि जो माँ ये कह रही थी कि हम मर जाते हैं ज़हर लेके, तो आज मैं कुछ काम आ पा रहा हूँ उनके। फिर उस दौरान मैं सर्विस में आया, मैंने मीटिंग्स को होस्ट करना स्टार्ट किया। बहुत सारी मीटिंग्स में मैंने काम करना स्टार्ट किया क्योंकि मैं उस टाइम फ्री था। तो इंस्टेड वो शराब की तरफ जाने की बजाय ईश्वर ने मुझे इधर चैनलाइज़ कर दिया, जिससे मेरे में टॉलरेंस, मुझ में पेशेंस डेवलप होनी स्टार्ट हुई। और इस दौरान मेरी कुछ सेकेंडरी एडिक्शन थी, आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू च्यू टोबैको, और वो भी चली गई एक-एक दिन करके। तो ये होते हैं ईश्वर के प्लान, जिसमें अगर मैं बीच में इंटरफियर करता और उस टाइम मैं जाके अपने एम्प्लॉयर से लड़ता, अपने घर वालों से लड़ता, फिर शराब पीने जाता, तो दैट मीन्स वहाँ मैं गॉड विल नहीं, वहाँ सेल्फ विल चला रहा। तो तीसरे कदम में मैं बहुत खुश हो गया। मुझे ऐसे लगा मुझे ईश्वर मिल गए हैं। तो मैंने ये पिंक क्लाउड्स वाली बातें मैं हर रोज मैं अपने स्पॉन्सर को बताता था, अपने साथियों को बताता होता था, मुझे आज ईश्वर ने दर्शन दिए, मुझे ईश्वर कहते तू चल, तू ऐसे कर, तू वैसे कर। तो देन हमारी बिग बुक में भी लिखा है कि जो तीसरे कदम का प्रभाव है वो बहुत शक्तिशाली होता है, वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। क्योंकि जैसे बिल स्टोरी में भी पेज नंबर 12 पे बताया हुआ है कि ईश्वर आए, मैंने उनको महसूस किया, और लेकिन वो चले गए क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे ठेके खुले हुए थे। एक शराब गई थी, पर अंदर बहुत सारे ठेके खुले हुए थे। वो झूठ का, वो सेल्फिशनेस का, वो लस्ट का, वो ग्रीड का, ये सारे जो ठेके खुले हुए थे, इन्होंने ईश्वर को टिकने ही नहीं दिया। तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना था? व्हाट आई हैड टू डू? तो वहाँ हमारे थर्ड स्टेप में लिखा भी हुआ है कि थर्ड स्टेप में सिर्फ प्रेयर करके ही काम नहीं चलेगा भाई। प्रेयर करने का मतलब है कि आपको एक्शन भी करना है। जहाँ-जहाँ तेरी अपनी मर्ज़ी चल रही है, वहाँ अपनी मर्ज़ी ईश्वर को सौंपनी है। हे ईश्वर, अभी आपकी चले, मैं बाद में देखूँगा क्या करना है, क्या नहीं करना, अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा। अभी मैं आपको आपके हवाले कर रहा हूँ। सो वहाँ थर्ड स्टेप के एक क्लियरली प्रोमिसेस दिए हुए हैं कि, और मुझे ऐसा लगा भी कि वो पूरे भी हो रहे हैं। वो थर्ड स्टेप में कहा गया कि गॉड विल प्रोवाइड मी व्हाट आई नीड, पर उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? आई हैड टू बी क्लोज टू हिम। मुझे प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। आई हैव टू डू हिज़ वर्क वेल, कि मुझे
उसकी इच्छा चलनी देनी चाहिए, मुझे अपनी नहीं चलने देनी चाहिए। तो मुझे क्लियर हुआ कि अब तीसरे कदम के बाद क्या करना है? अब तीसरे कदम के बाद मुझे एक स्ट्रेनुअस एक्शन लेना है कि वो जो जिन चीज़ों के कारण ईश्वर परमानेंटली मेरे अंदर नहीं ठहर पाते, मुझे उनको निकालना है। पर उसके लिए मेरी हाउस क्लीनिंग स्टार्ट हुई। आई हैड टू गो फॉर स्टेप नंबर 4, और स्टेप 4 मेरे पास था कि वेयर आई हैड टू मेड अ फियरलेस सर्चिंग मॉरल इन्वेंटरी ऑफ आवरसेल्व्स। तो वहाँ मैंने जो कुछ इन्वेंटरीज बनाई, यानी इन्वेंटरीज में क्या था, गुरजीत को गुरजीत से मिलना था। गुरजीत के मन में बहुत सी रिजेंटमेंट्स थी। मेरी बीवी ऐसी है, ईश्वर ऐसे हैं, गुरजीत ऐसा है, गुरजीत के फ्रेंड्स ऐसे हैं, गुरजीत के पेरेंट्स ऐसे हैं, गुरजीत के इन लॉज ऐसे हैं। तो मुझे वो सारी रिजेंटमेंट्स मैंने लिखी, फिर मैंने उनके नाम लिखे, उनके कॉजेज लिखे, बिकॉज रिजेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। क्योंकि मुझे, मैं गुस्से में ही तो शराब पीने जाता था, हर बार बहाने लगाता था, मेरी वाइफ और मेरी मदर की लड़ाई हो और मैं पीने के लिए चला जाऊं, और यही तो करता था मैं। तो वो रिजेंटमेंट्स के लिए मैंने उनके नाम लिखे। तो कुछ रिजेंटमेंट्स तो मेरी नाम लिखते-लिखते ही खत्म हो गई कि नहीं यार, यहाँ मैं गलत था। फिर उनके कॉजेज़ क्या कारण थे, तो वो कारण ही मुझे कई बार बेवकूफ़ी वाले लगे कि ये कोई कारण था यार रिजेंटमेंट हो करने का। तो मैंने वो कारण लिखे, फिर मैंने अपनी इंस्टिंक्ट लिखी, कहाँ-कहाँ मेरी अहम को ठेस पहुँची, कहाँ-कहाँ ये सब कुछ हुआ। और जब अगला कॉलम मैंने लिखा जिसमें मैंने लिखा मेरी गलती कहाँ है, तो उसने मेरा सारा फ़ोकस ही शिफ्ट कर दिया। अब मेरा फ़ोकस उन लोगों की तरफ था ही नहीं जिनके जिनके मैंने नाम लिखे थे, जिनके मैंने रीज़न्स लिखे थे। मेरी वाइफ़ मुझे ऐसे कहती थी, वो मुझे धमकी देती थी, पुलिस को पकड़ा दूँगा। वो मुझे ये कहती थी कि तुझे सारी ज़िंदगी जेल में बंद करूँगी, तुझे छोड़ के चली जाऊँगी। ये सब खत्म हो गया यार। मेरी गलती क्या है? वेयर वेयर वाज़ आई रॉन्ग? तो जब मैंने वो मिस्टेक्स लिखी, फिर मेरा एग्ज़ैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स मेरे सामने आया कि कहाँ ये है गुरजीत, तेरा कीचड़। गुरजीत एक एक झूठा व्यक्ति है। गुरजीत एक इनकंसिडरेट व्यक्ति है। गुरजीत एक सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है। गुरजीत में लस्ट कूट-कूट के भरी हुई है। गुरजीत में डिसऑनेस्टी भरी हुई है। तो ये मेरे डिफेक्ट्स निकल के सामने आए, तो यहाँ मेरे से सामना हुआ। फिर मैंने अपनी फ़ियर की इन्वेंटरी लिखी, तो बहुत से डर थे मेरे अंदर। मेरी अपनी मौत का डर, मेरे एक्सीडेंट्स का डर, मेरे आगे जाके मेरी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का डर, फिर मेरी मदर को कुछ ना हो जाए, इन चीज़ों का डर। तो मुझे वो डर लिखे, मैंने उनके कॉजेज़ लिखे, फिर मैंने ये लिखा कि भाई तूने कहाँ-कहाँ भगवान की नहीं मानी? वेयर डिड यू वेयर यू लैक फेथ? कहाँ तेरा फेथ ज़्यादा लूज़ हुआ? तो जहाँ-जहाँ मैंने देखा मेरा फेथ लूज़ हुआ, वहाँ-वहाँ मुझे डर लगा। तो यस, डेफिनिटली वो मुझे कहावत क्लियरली याद आई कि व्हेन फियर नॉक्ड एट योर डोर, फेथ सेड कीप सिटिंग, नोबडी इज़ देयर। तो मुझे ऐसे फेथ की तरफ पहुँचना था, मुझे ऐसे विश्वास की तरफ पहुँचना था, तो यहाँ से भी मेरे डिफेक्ट्स निकल के आए। फिर मैंने सेक्सुअल मिसकंडक्ट के बारे में लिखना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने लिखा कि मेरी कहाँ-कहाँ, मतलब मेरी जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स थी वो रॉन्ग गई, किन-किन के साथ मेरे गलत संबंध थे, कैसे-कैसे सेक्सुअल मिसकंडक्ट में मैंने मैंने वाइफ को हार्म पहुँचाया, मैंने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मैंने क्या किया। तो ऑल दीज़ थिंग्स इससे मैं हल्का होता जा रहा था, और मुझे मेरा गंद निकाल के, एक वो होता है ना कि सीवर सीवर साफ हो रहा है, वो सीवरेज जो होता है ना, वो गंद ऊपर तक, गले तक आ चुका था। वो मेरा मेरा वो जो चीज़ें थी, वो गले तक आ चुकी थी मेरे। फिर मैंने अपने फाइनेंशियल इन्वेंटरी भी लिखी। फाइनेंशियल इन्वेंटरी में मैं आज तक अपनी मदर पे डिपेंडेंट था, अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट था। खुद कमा लिया, नहीं कमाया। तो वहाँ मुझे क्लियरली पता चला, मुझे कमाई करनी है, तो मुझे किसी भी तरह से कमाई करनी है। और मुझे इस दौरान मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज़ कही, मेरी नौकरी छूटी हुई थी, तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक बहुत लो पेड जॉब के लिए ऑफर आया, और मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कहा, "तू ले ले, तू फ्री मत बैठ, तू वो जॉब ले ले।" तो मैंने वो लो पेड जॉब में भी जॉब ले ली, और ईश्वर ने मतलब कुछ ऐसा किया कि मुझे कभी कमी ही नहीं आई। उतने में ही, क्योंकि मुझे अभी मेरे खर्चे कम हो गए, मेरी गलत आदतें सुधर गई, और मुझे पता लग गया कि मुझे कितने में गुजारा करना है। तो ऑल दीज़ थिंग्स मैंने अपनी फाइनेंशियल इन्वेंटरी लिखी, फिर मैंने हार्म्स डन लिखा। तो ये कर के मेरे सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे सामने आ गए। पर अब कहते हैं कि चौथा कदम तब तक कोई फ़ायदा नहीं देता, जब तक इस चौथे कदम में जो मैंने ये गंद निकाला है, वो मैं किसी और के साथ शेयर ना करूँ। तो क्योंकि अभी अभी कहीं मेरे मन में ना, तीसरा इस कदम करने से पहले एक बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी कि चौथा कदम लिखूँगा, हाय मुझे डर लग रहा है, ऐसे होगा। तो मुझे क्लियरली मेरे स्पॉन्सर ने बताया, तीसरे कदम में तूने क्या किया? अपने ईश्वर को अपने थॉट्स और एक्शन सौंप दिए। जब उसको ही सौंप दिए, फिर डर किस चीज़ का? इस हमाम में सब नंगे हैं, तू जिसको बताने जा रहा है, उसने भी यही कर्मकांड किए हैं। तो उन्होंने, अब मुझे आइडेंटिफिकेशन ही अपने स्पॉन्सर से बहुत शुरू से ही मिल गई थी कि ये सब कुछ सबने किया है।
तो मैंने 5वें कदम में अपने स्पॉन्सर के साथ अपनी अपनी वो जो भी मेरे जो चौथे कदम की जो इन्वेंटरी थी, वो शेयर की। वो पहला समय था जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ मिला, मुझे आज भी वो दिन याद है। दैट वाज़ 3rd ऑफ जुलाई 2021, जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ मिला। ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ ए जिनके साथ मैं फिज़िकली मिला। मैंने उनके हाथ पकड़ के तीसरे कदम की प्रेयर की और वो एक इटर्नल फीलिंग थी। तो फिर मैं जैसे-जैसे उनके सामने एक एक तोते की तरह बोलता गया कि मैंने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। मतलब सेल्फ जस्टिफिकेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी और उन्होंने मुझे बार-बार प्रताड़ित भी किया कि यहाँ तेरी गलती है, यहाँ तेरी गलती है, जहाँ-जहाँ मैंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की। तो एंड ऑफ द डे जब मैंने अपना 5वां कदम शेयर कर दिया, तो जब मैं वापस आया, तो मैं क्लियर था। वो जो सीवरेज साफ करके, वो जो काला-काला गंद जो अपना पास निकाल के रखा था, तो एक तरह मुझे लगता था वो बोरी वहीं पे रख आया हूँ। बट एक्चुअली वहाँ से जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स निकले थे, अब मैं वो जो लड़कपन वाली सीमा थी उसको मुझे लाँघना था। अब मैं आई वाज़ नो मोर अ किड, आई वाज़ नो मोर बॉय नाउ, आई हैव टू बी अ मैन नाउ। तो वो छठे कदम की तरफ जब मैंने बढ़ना था, तो तब मुझे एक बॉय से मैन बनना था। छठा कदम मुझे कहता है कि मेरे मेरे जो भी कैरेक्टर्स डिफेक्ट थे मैंने ईश्वर के सामने उनको कबूल कर लिया, कि मैं जब 6 स्टेप पे पहुंचा, तो माय 6 स्टेप वाज क्लियरली बट एंटायरली रेडी टू हैव गॉट रिमूव ऑल आवर डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। तो उसके लिए मुझे क्या करना था? मुझे पहले तैयार होना था यार कि मैंने ये जितने भी कैरेक्टर डिफेक्ट्स निकले हैं, मुझे इनको छोड़ना है। उसमें से कुछ थे जो मैं नहीं छोड़ना चाहता था। कोई बात नहीं, मैंने उनको पोस्टपोन किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर मुझे तैयार करो कि मैं इनको भी छोड़ पाऊँ। और फिर मैंने ईश्वर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझसे ये मेरे दोष ले लीजिए। तो मुझे 6वां 7वां कदम हर रोज़ प्रैक्टिस करना था। मुझे बताया गया कि मैं 100% नहीं हो सकता, कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स भी बिल्कुल मेरी अल्कोहल की तरह है, जो अरेस्ट हो सकते हैं, तो वो मेरी ज़िंदगी से नहीं जा सकते। तो आई हैव टू मेक कांस्टेंट एफर्ट्स एवरी डे। वो हर रोज़ निकल के आएँगे और मुझे हर रोज़ उन पे एक स्लेज हैमर मारना है, उनके साथ खेलना नहीं है। जैसे मैंने शराब के साथ किया, वैसे ही मुझे आज भी द 6th स्टेप, दैट इज़ अ डेली रिप्रीव फॉर मी। आई हैव टू डू एट डेली बेसिस और मैं हर रोज़ करता हूँ। अब 7वें कदम 6वां 7वां तो मुझे सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस करना था और धीरे-धीरे जाके ये छठा 7वां कदम मेरे 10वें कदम में मर्ज होने वाला था। और 8वें कदम में मुझे अपनी एक लिस्ट बनानी थी उन लोगों के साथ कि जिनके साथ मैंने कुछ ना कुछ गलत किया था। आई हैड टू मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल whom आई हैड हार्म्ड एंड आई हैड टू बी विलिंग टू मेक अमेंड्स टू देम। मुझे इच्छुक होना था उनसे अमेंड करने के लिए। तो वहाँ भी मुझे कुछ लोग थे जिनके साथ मैं अमेंड करने को तैयार था। कुछ लोगों के साथ मुझे अभी भी झिझक थी, कुछ लोगों के साथ मैं कभी भी नहीं कर सकता था। तो मुझे वो 3 लिस्ट बनाई मैंने और धीरे-धीरे फिर मैंने 9वें कदम में मैंने डायरेक्ट अमेंड्स करने शुरू किए। कुछ मन में शंका, संकोच, कुछ फीलिंग्स आती थी, बट यहाँ क्लियरली बताया गया है, यू हैव टू गो। अगर आप अपना हाउस क्लीन करना चाहते हो और वो जो तीसरे कदम में जो ईश्वर मिले थे, उनको हमेशा के लिए बसाना चाहते हो, तो ये स्टेप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर इसको छोड़ दिया, तो जैसे डॉक्टर बॉब के साथ हुआ था, ही कुडन्ट मेक द अमेंड्स एंड ही ड्रैंक अगेन, तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैंने अपने अमेंड्स करने शुरू किए धीरे-धीरे। शुरुआत में अपनी मदर के साथ किए और अपने अपने इन-लॉज़ के साथ किए। बहुत अच्छी फीलिंग्स आने लगी। वाइफ के साथ करने में मुझे अभी झिझक थी, उसको मैंने थोड़ा पोस्टपोन किया और फिर एंड में जाके कुछ देर के बाद मैंने अपनी वाइफ के साथ भी अमेंड्स किए। यू नो अ, मुझे कुछ कई जगहों पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, पर मुझे बताया गया था, यू हैव टू स्वीप योर स्ट्रीट। तुम्हें अपनी गली साफ करनी है। तुम्हें ये नहीं देखना दूसरे ने तुम्हें माफ किया, नहीं किया। तुम्हें माफी मांगनी भी है, तुम्हें माफ करना भी है। तो यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू फॉरगिव एंड यू हैव टू बी हम्बल इनफ टू सीक फॉरगिवनेस। तो ये मुझे करना था। 9वें कदम में मैं ये करता गया और बहुत अच्छी मेरे अंदर फीलिंग आनी शुरू हुई, बहुत लाइट हार्टेड फील होना शुरू हुआ। और फिर मेरे फादर जो इस दुनिया में नहीं थे, तो उनके साथ भी मैंने अमेंड्स किए, एक लेटर लिखा और उस लेटर को लिख के मैं क्रिमेशन ग्राउंड गया और वहाँ उसको जला के आया। और उसके बाद कुछ लोगों को, गरीब लोगों को मैंने खाना खिलाया। तो बहुत एक अच्छी फीलिंग आई मुझे और मुझे ऐसे लगा मेरे फादर इतने सालों के बाद मुझे मिल गए, वापस मिल गए। और मिरेकल्स मेरे साथ जैसे 9वें कदमों की प्रोमिसेस में मुझे बताते हैं कि मेरे साथ मिरेकल्स होने शुरू हो गए थे। मेरे साथ मेरी मेरी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जा चुकी थी।
मेरे पास अब किसी तरह का कि मेरे को एक नई आज़ादी मिलनी शुरू हो गई थी, मैं खुश रहने लग गया था। मैं पुरानी समय के बारे में रिग्रेट नहीं कर रहा था और सेरेनिटी आत्म शांति मुझे मिलने लग गई थी। जो मुझे लग रहा था मेरे अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट्स नहीं है, इसलिए मैं शांत रहने लग गया हूँ। और मेरे साथ वो जो यूज़लेसनेस की फीलिंग, वो जो सेल्फ पिटी की फीलिंग, वो हट गई थी। और मैं सेल्फ सीकिंग की तरफ नहीं जा रहा था। मेरी ज़िंदगी की तरफ नज़रिया बदलने लग गया था। मुझे अब डर नहीं लगता था। अब मैं फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं मैटर करती थी, क्योंकि वो स्पिरिचुअल साइड पे जाने के कारण वो मटेरियल मेरी ईश्वर पूरी कर रहे थे। जितना मुझे चाहिए उतना मुझे मिल रहा है और मुझे कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा उनसे डिमांडिंग होने की ज़रूरत नहीं थी। और ईश्वर मेरे लिए वो सब कुछ कर रहे थे जो मैं अपने लिए नहीं कर सकता था, और ये सारे प्रॉमिसेस फुलफिल हो रहे थे। और इसके बाद मैं 10वें कदम पे पहुँचा। और 10वां कदम इट्स अ वेरी 10वां और 11वां में इकट्ठा ही, बिकॉज़ द टाइम कंस्ट्रेंट इज़ देयर। सो 10वां 11वां कदम मैं एज़ अ सेट इकट्ठा करता हूँ, और 10वें कदम में मुझे बताया गया कि व्हाट यू हैव टू डू, नथिंग, नथिंग मच। वो जो 4 नंबर से लेकर 9 नंबर किए हैं ना, वो तूने अपनी पूरी पिछली ज़िंदगी के लिए किए हैं। अब तूने हर रोज़ के लिए करने हैं, आज के लिए करने हैं। तूने एक दिहाड़ीदार बनना है। यू हैव टू बी अ डेली वेजर। आज के दिन क्या मैंने किसी के साथ कोई किसी तरह का रिजेंटफुल बिहेवियर तो नहीं किया? क्या मैं सेल्फिश तो नहीं हुआ तो नहीं था? क्या मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया? क्या मुझे किसी से माफ़ी तो नहीं माँगनी? और क्या मुझे कोई ऐसी बात है जो किसी से डिस्कस करनी है जो मैंने नहीं की? तो मुझे यही करना है। अगर दिन में मुझे लगा कि मैंने कुछ गलती कर ली है, तो मुझे स्पॉट इन्वेंटरी बनानी है, मुझे रिज़ेंटमेंट तो कई बार मैं हिल भी जाता हूँ, कई बार। तो मुझे अपना 10वां कदम हर रोज़ करना है। सुबह उठते सार मैंने ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि अगले 24 घंटे मैं क्या करने वाला हूँ, और ईश्वर प्लीज़ मैं मेरी मेरी जो सोच है उसको ऐसी दिशा दिखाना कि मैं किसी भी तरह से सेल्फ पिटी में ना जाऊँ, मैं बेईमानी में ना जाऊँ, और मैं सेल्फ सीकिंग मोटिव में ना जाऊँ। और जहाँ कहीं मुझे लगे कि हे ईश्वर मुझसे नहीं हो रहा, मेरे से नहीं सँभाला जा रहा, तो ईश्वर प्लीज़ मुझे दिशा दिखाएँ, मैंने क्या करना है? यहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है। जो मेरा एंड होता है, बिफोर माय प्रेयर्स आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अगर मैंने किसी को बुरा कहा है, तो मैं उसको आज का खाता आज शाम को खत्म करके फिर मैं अपनी प्रेयर्स के लिए बैठता हूँ। धीरे-धीरे मेडिटेट करता हूँ। मेडिटेट में मुझे सिर्फ ध्यान देना है, मुझे अपने शरीर की तरफ थोड़ी-सी अवेयरनेस दिखानी है। दिस इज़ व्हाट माय 11th स्टेप इज़। और फिर मैं 12वें कदम पे पहुँचता हूँ, वेयर व्हाट वी हैव टू डू इज़ in 12th step, whatever have been, because as a result of the spiritual awakening, as a result of these steps, I had to pass this message to alcoholics। जो मुझे मिला है वो मैं आगे बांट रहा हूँ, और जितना मुझसे हो पा रहा है, जो मेरी सर्विस, जितना ईश्वर मुझे परमिट करता है कि सर्विस करने को, वो मैं ए में कर पाता हूँ, जितना मुझसे होता है। अब मैं मटेरियलिटी की तरफ इतना नहीं भागता। और वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 25 साल पहले शराब पीने के शुरुआत में छोड़ी थी, तो आज ईश्वर ने मुझे मौका दिया। 25 साल बाद आई वाज एबल टू डू द माय पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये कुछ मुझे मिला, और 12वें कदम में मैं अब आगे पास ऑन करता हूँ। और ये जो मुझे इन 12 कदमों ने मेरे लिए किया है, ये मैं अपने डेली के अपने प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ-कहाँ मुझे कोई याद नहीं करना पड़ता। आज मुझे पहला किया, दूसरा किया, तीसरा छोड़ा, चौथा किया, 5वां किया, दे आर हैपनिंग ऑटोमैटिकली। So this has become a design of living for me, and these are the 12 steps for me. And I'll keep on practicing them. I'll keep on following them. मेरे लिए और कोई चारा ही नहीं है। मेरे मेरे पास और कुछ है ही नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ये मैं एए को कहता हूँ, और तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। तो दिस इज द अप्रोच व्हिच आई एम अडॉप्टिंग। आज भी कई बार पैर थिरकते हैं, पर आप लोग हैं, मेरे स्पॉन्सर हैं, बिग बुक हैं, माय लविंग गॉड इज विद मी। सो वो मुझे डोलने नहीं देते, एंड ही इज देयर फॉर मी, एंड दे आर विद मी। एंड दिस इज द प्रॉमिस आई गिव टू ए, कि जब तक है जान वो ए के नाम। एंड दिस इज हाउ आई विल बी एंडिंग माय शेयरिंग। थैंक यू एवरीवन फॉर अ पेशेंट लिस्ट।